ये लाल हैं कहीं हाँ, एक बार हाँ, पानी के लिए बोल रही हूँ। बहुत दिनों के बाद आए सर जी। ओह, इट्स लाइक गॉड। नारुतो, शना संदीप पॉयल। चलो, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या टॉपिक एक्टिव पैसिव स्टार्ट हुआ है कि नहीं? एक्टिव पैसिव। आई एम गुड एवरीवन। अच्छा देखिए, एक्टिव पैसिव आप लोग हैव यू गाइस, आप लोग गॉन थ्रू जा चुके हैं एक बार? एक्टिव पैसिव आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? अपने से एक बार आप लोग गो थ्रू एक बार जाना। एक्टिव पैसिव में देयर सर्टेन बेसिक थिंग्स का ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस अगर देखिए, ये भी पहचानना ज़रूरी है कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। अगर मैंने लिखा कि देखिए, एक्टिव पैसिव वाले क्वेश्चंस में आपके डिटेक्टिंग एरर के भी क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, और खुद आपके एक्टिव पैसिव वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, प्री तक इतना बहुत डिटेल में जाकर नहीं पढ़ना है। प्री में अ, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपने जाकर नहीं पढ़ना है। अगर लिखा है ही हेल्प्स द स्टूडेंट्स, पहले ये पहचानो कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? अगर टेंसेस के रूल्स को फॉलो करता है तो सेंटेंस एक्टिव है, लेकिन टेंसेस के रूल्स में अगर डेविएशन है तो सेंटेंस एक्टिव ना होके क्या है? पैसिव। बिना यस, ये जो बाई सब्जेक्ट है, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी सेंटेंस पैसिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ही हेल्प्स द स्टूडेंट्स टेंसेस के रूल्स को फॉलो कर रहा है, ये सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, और ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। जब मुझे पैसिव बनाना है तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट लिखता हूँ,
ऑब्जेक्ट की पहली डिमांड हेल्पिंग वर्ब की होती है, प्रेजेंट सिंपल है, डू डज चेंज होता है इज एम आर में। उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट। ये जो बाई होता है बेसिकली एक प्रेपोजिशन का काम करता है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, द स्टूडेंट्स आर हेल्प्ड बाय हिम, ये सेंटेंस आपका पैसिव है। अगर आप चाहें तो देखिए मैं बताऊंगा कि कहाँ पे हम बाई सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं। आई विल टेल यू कि किन केसेस में हम बाई सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं। आई विल टेल यू किन केसेस में बाई सब्जेक्ट को इग्नोर किया जाता है। चार टेंसेस के आपके पैसिव नहीं बनते हैं। किन चार टेंसेस के पैसिव नहीं बनते हैं? मैथ्स क्यों नहीं हुआ, मुझे नहीं पता क्यों नहीं हुआ। हाँ तो मेरी ही क्लास थी ना। हाँ तो ये पूछ रहे हैं मैथ्स क्यों नहीं हुआ। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, नहीं एक बच्चा पूछ रहा है ना। हाँ, रीशेड्यूल किया गया, बच्चा पूछ रहा है। परेशान मत होइए, कौन है, कौन है? रोशन कुमार जी। रोशन कुमार, रोशनी फैलाते हुए, परेशान मत होइए आप बिल्कुल भी। बिल्कुल भी परेशान मत हो। देखो, एक बार गो थ्रू, बहुत डिटेल में मत पढ़ना एक्टिव पैसिव, बिकॉज जितना काम भर का है उतना ही पढ़िएगा, बहुत डिटेल में नहीं। आप केवल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लोगे, दैट इज इनफ। इसमें चार टेंसेस के पैसिव आपके नहीं बनते हैं। नीचे की जितनी भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इनके पैसिव नहीं बनते। फ्यूचर परफेक्ट, बोथ परफेक्ट एंड इंक्लूडिंग कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल इनका पैसिव आपका नहीं बनता है, एकदम सही बात है। इनका पैसिव आप बनाओगे भी नहीं। नाउ प्रेजेंट सिंपल है। डू डज किस में, देखो ये केवल और केवल इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर डू डज है तो प्रेजेंट सिंपल है तो ये सब चेंज हो जाता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। केवल और केवल इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। अगर डिड है, पास्ट सिंपल है तो वो चेंज होगा वॉज या वर में, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर विल और शैल है तो विल बी और शैल बी प्लस V3। अगर इज एम आर है, इज एम आर या वॉज या वर है, ध्यान रखना। अगर एक्टिव में इज के बाद आई एन जी, एम के बाद आई एन जी, आर के बाद आई एन जी, वॉज के बाद आई एन जी, वर, तो ये सब चेंज होता है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग या वॉज बीइंग, वर बीइंग। केवल इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए प्रेजेंट सिंपल का कोई सेंटेंस है, डू डज है तो इज एम आर में, डिड है तो वॉज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल और शैल है तो विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा ध्यान रखना, विल और शैल के बाद हमेशा ही V1 बेस वर्ब आता है। अगर विल के बाद बीन लिख दिया गलत हो जाएगा, ऑप्शंस में दिया रहता है जो कि गलत है। विल के बाद बीइंग लिख दिया वो भी गलत है। विल और शैल मोडाल होता है, हमेशा V1 आएगा एडिशनल हेल्पिंग वर्ब बी की फॉर्म, विल बी और शैल बी। इज एम आर है, वॉज वर है, आई एन जी लगा है, जब इसका पैसिव बनेगा चाहे इज हो, एम आर वॉज या वर। तो देखिए इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वॉज बीइंग या वर बीइंग, इज एम आर इसमें चेंज होता है। ऑल, हाँ, सभी मोडाल्स के बाद भी ही आएगा। चार टेंसेस में पैसिव नहीं होता है। नीचे के जितने भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैज बीन और हैव बीन के बाद आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैड बीन के बाद आईएनजी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, विल हैव बीन के बाद आईएनजी, और एक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, विल बी और शैल बी। इन चारों का पैसिव नहीं बनता है।
और देखो हैज हो, हैव हो और हैड हो, जब इनका पैसिव बनेगा तो ये देखिए एडिशनल हेल्पिंग वर्ब बी की जरूरत पड़ेगी, हैज बीन, हैव बीन और आपका हैड बीन, ये हो जाएगा पैसिव में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। सभी मोडाल्स के बाद बी नहीं, देखो डिपेंड करेगा हिमांशु, अगर प्योर मोडाल है जैसे कैन है प्योर मोडाल, जब इसका पैसिव बनाओगे तो देखो कुड मत कर देना, कैन के बाद ये कैन बी में चेंज हो जाएगा। अगर जैसे कुड है तो जब भी पैसिव में जाता है बी की एक फॉर्म का होना जरूरी है, ये चेंज हो जाएगा कुड बी में। अगर मे है एक एडिशनल हेल्पिंग वर्ब बी की फॉर्म, और मोडाल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मे बी में चेंज हो जाएगा। अगर प्योर मोडाल है कैन, कुड, विल, शुड, मे, माइट, सिंपली आपने बी ऐड कर देना है, क्योंकि मोडाल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है कैन बी। लेकिन अगर कुड के साथ हैव लगा हुआ है, अगर मैंने कुड के साथ हैव लगा दिया, अब इसका पैसिव अगर चेंज होगा तो मैंने कुड लिखना है, फिर उसके बाद हैव लिखूंगा, फिर बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुड हैव बी। मस्ट है तो मस्ट बी में, अगर केवल मस्ट दिया है पैसिव बनेगा तो ये हो जाएगा मस्ट बी। लेकिन अगर मस्ट हैव दिया है तो एडिशनल हेल्पिंग वर्ब बी की जरूरत पड़ेगी, पैसिव बनाऊंगा तो मस्ट लिखिए, हैव लिखिए, और हैव के बाद बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी, मस्ट हैव। बिल्कुल प्रेपोजिशंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। प्योर मोडाल है बी लगा दो, मोडाल के साथ अगर हैव लगा है तो मोडाल प्लस हैव प्लस बी। प्रेपोजिशंस का भी ख्याल रखना होता है, बिल्कुल। सेल्डम सेल्डम। ऑट टू में बी की पोजीशनिंग, वेरी गुड वेरी गुड। देखो हिमांशु, अगर ऑट टू है मोडाल है, सिंपली देखो अगर जब इसका मैं पैसिव बनाऊंगा तो देखो ऑट लिखा, टू लिखा, बी लिखा, सिंपली हो गया ऑट टू बी, बी की पोजीशनिंग ऑट टू के बाद होगी। चलो इसका पैसिव बनाओ, इसका पैसिव बनाइए आप लोग। सब्जेक्ट देखो क्या है, इज बीइंग के बाद वी थ्री होगा, बिल्कुल बिल्कुल, इज बीइंग के बाद वी थ्री होगा, यस। लिखिए द कंपनी ऑट टू हैव सेटिस्फाइड द कंज्यूमर्स। देखो द कंपनी सब्जेक्ट हो गया, ऑट टू के बाद देखो क्या है, हैव। ऑट टू नहीं है, ऑट टू है, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑट टू हैव के बाद वी थ्री, द कंज्यूमर्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अगर इसका जब मैं पैसिव बनाऊंगा तो मैंने लिखना है द कंज्यूमर्स, ये लिखा। अब देखो ऑट टू होता तो ऑट टू बी में, लेकिन क्या है, ऑट टू हैव है, तो क्या हो जाएगा, ऑट टू हैव बीन सेटिस्फाइड
by the company. The consumers ought to have been satisfied with the company. सेटिस्फाइड विथ तान्या, सेटिस्फाइड के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या आता है? विथ आता है। फिक्स कुछ एक वर्ब्स के साथ एक फिक्स प्रपोजिशन का इस्तेमाल होता है। सेटिस्फाइड के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या आती है? विथ आती है। There are certain verbs they take a fixed preposition. Satisfied के साथ fixed preposition क्या आती है? With आती है। Satisfied with. वर्ब के साथ फिक्स प्रपोजिशन याद रखना पड़ेगा। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं सब आपके नोट्स में दिए हुए हैं। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, वो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा कि इसके बाद एक फिक्स प्रपोजिशन आनी है, वही क्या है? सही। द स्टोरीज हैव नॉट इंटरेस्टेड दी चिल्ड्रन। देखिए, द स्टोरीज क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। हैव नॉट के बाद इंटरेस्टेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट। दी चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन हो गया ऑब्जेक्ट। तो मैंने देखा प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है, हैज बीन, हैव बीन, तो द चिल्ड्रन लिखा, द चिल्ड्रन। अब देखो, द चिल्ड्रन, उसके बाद ऑब्जेक्ट की पहली डिमांड हेल्पिंग वर्ब की होती है, हैज हैव चेंज होता है, हैज बीन, हैव बीन, तो मैंने लिखा हैव नॉट बीन, उसके बाद इंटरेस्टेड by the stories. Very good. The children have not been interested in the stories. Wonderful. Interested के साथ fixed preposition क्या आती है? In आती है। Very good. Wonderful. Wonderful, my ladies and gentlemen. Interested with children? No, Shivam. Interested in होता है. Interested will take a fixed preposition in, satisfied with, known to.
सर अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तो क्या किसी सेंटेंस का पैसिव बन सकता है? नॉर्मल टेंसेस में नहीं हिमांशु, अगर इम्परेटिव सेंटेंस है तब आप बना सकते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस में अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है तब आप उसका पैसे एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, बट नॉर्मल टेंसेस में नहीं। नॉर्मल जो टेंसेस होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अगर इम्परेटिव सेंटेंस है तब आप बना सकते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस विल बी डिस्कसिंग। हाँ, अच्छा, एक स्टेटमेंट लिखा है, द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ रांचो। ये देखिए, इज नॉट के बाद आईएनजी, टेकिंग केयर ऑफ रांचो, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब। इज नॉट के बाद आईएनजी है, रांचो आपके ऑब्जेक्ट हो गए। देखिए, इसके बाद आईएनजी है तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में चेंज होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, रांचो इज नॉट बीइंग, ध्यान रखिएगा, इज नॉट बीइंग यहाँ बीन करके दे देता है जो कि गलत है। इज नॉट बीइंग टेकन केयर, यही तो मेन वर्ब है, टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट। टेकिंग केयर ना बालेश, यू आर मिसिंग ऑफ, ऑफ मिसिंग है। ऑफ को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर वर्ब के साथ प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। इस ऑफ का रहना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, इस ऑफ का रहना जरूरी है। बालेश आपने मिस कर दिया है, उस ऑफ का रहना जरूरी है। अगर सेंटेंस एक्टिव में है, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन है, तो इस प्रेपोजिशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इट हैज टू बी हेयर, यहाँ पे रहना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। Care of rancho. Na, na, na. Narato, that will be wrong. Agar if you are doing care of rancho, that will be wrong. Somehow you are breaking that phrase. Take care of someone is a phrase. Do not break it. Take care of someone is a phrase. Naruto, you will not break it. If you break it, you are disrespecting it. You cannot break that. All sentence will take third form of the verb. Absolutely. Bilkul. The police are not looking into the case. Now, the police is your subject. Are, looking is the main verb. Into is a preposition. Look into a case when you examine a case. So it will be the case is MR changes into is being, am being, are being. The case is not being looked into by the police.
द केस इज नॉट, द केस सिंगुलर है ना, द केस के हिसाब से क्या आएगा शिवम, इज नॉट बीइंग, इज नॉट बीइंग, वेरी गुड। फिर क्या है, लुक्ड, देखो लुक के साथ इनटू इस preposition को आप इग्नोर नहीं कर सकते, लुक्ड इनटू बाय द पुलिस, ये भी सही है, दोनों रहेगा। Naruto, you cannot ignore. Nah, by the police. I will tell you when we ignore. I'll tell you the way out. How do we ignore? How do we get to know wherein we ignore, wherein we do not ignore, where we ignore the by subject. I will just tell you in a very short while. How do we get to know? हम कैसे पता चलेगा कि हम इग्नोर करेंगे कि नहीं करेंगे? I will simply tell you. अब जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, हम कब बाई सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं? तानिया साहब, लुकअप का मतलब होता है, लुकअप मीन्स होता है टू इम्प्रूव, द प्राइसेस आर लुकिंग अप। एक लुकअप का मतलब होता है व्हेन यू फाइंड समथिंग इन अ डिक्शनरी और अ रेफरेंस बुक, दैट इज आल्सो लुकअप। See, there are two options here. The police have arrested the thieves. Now, how do we get to know कि यहाँ पे बाई सब्जेक्ट इग्नोर करेंगे या कब इग्नोर नहीं करते हैं? देखिए, अरेस्ट करना किसका डोमेन है? पुलिस का। अब द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, ऑप्शंस में दोनों बोथ आर गिवन। See, both these statements are ideally correct. The thieves have been arrested by the police. The thieves have been arrested, but therein understood है, अरेस्ट करना एक ऐसा डोमेन है which is exercised by the police community. अरेस्ट करना केवल और केवल किसका डोमेन है? पुलिस का। पुलिस ने यहाँ अगर किसी को गोली मार दी, पुलिस ने किसी को किल कर दिया, पुलिस ने किसी को गाली दे दी, द पुलिस हैव किल्ड समवन, दे हैव अब्यूज्ड समवन, उस केस में पुलिस को मैं इग्नोर नहीं करूंगा, राइट? अगर उसका होलसेल डोमेन है तब उस केस में मैं इग्नोर कर सकता हूँ। टीचर का काम है टीच करना, लेकिन टीचर ने अगर स्टूडेंट्स को डांट दिया तो डांटना टीचर का डोमेन नहीं है, वहां पे बाय द टीचर इग्नोर नहीं करूंगा। क्लीनर का काम है क्लीन करना, फार्मर का काम है रीप या हार्वेस्ट, डॉक्टर का काम है ऑपरेट करना। तो जब उसी का डोमेन दिया है वही बंदा काम करता है तो उस केस में हम बाय द पुलिस को इग्नोर कर देंगे। ज्यादा बेहतर आपका बी वाला रहेगा, अगर बी ऑप्शन में नहीं है तब जाकर मैं क्या सिलेक्ट करूंगा? ए। कुछ एक जैसे समवन और समबडी को इग्नोर कर दिया जाता है,
नो वन और नो बडी को इग्नोर कर देते हैं, नो बडी हैज सीन हिम, ही हैज नॉट बीन सीन। तो ये सब हम जनरली जो जनरल पर्पस को डिफाइन करते हैं, जब जनरल के सेंस में आता है तब हम उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे अगर मैंने लिख दिया पीपल हेट द पुअर, अब देखिए ऑप्शंस में दो हैं, द पुअर आर हेटेड, देखो अब एक जनरल है पीपल हेट द पुअर, अगर इफ देखो कभी कभी स्टेटमेंट्स को देखकर आपने इंटरप्रेट करना पड़ेगा, क्या ये एक जनरल स्टेटमेंट है, डज इट अप्लाई टू एवरीवन। अगर सबकी बात करता है तो उस केस में बाई पीपल को आप इग्नोर कर दीजिए। ऑप्शंस में दो है, द पुअर आर हेटेड और दूसरा है द पुअर आर हेटेड बाई पीपल। आंख बंद करके गो फॉर दिस वन, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता है तब जाकर मैं ये वाला सेलेक्ट करूंगा। हेयर इन थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा वेर इन आइडेंटिफाइंग कि कहाँ मैं सब्जेक्ट को इग्नोर करूं और कहाँ सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी जनरल स्टेटमेंट होता है, जैसे अगर मैंने कहा वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, देखो वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, अब देखो एक जनरल स्टेटमेंट है दैट कंप्राइजेज ऑलमोस्ट एवरीवन अक्रॉस द अर्थ, सबकी बात कर रहा है कि वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। यहाँ वन को मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली हो जाएगा प्रॉमिस मस्ट बी केप्ट, दैट्स इट, प्रॉमिस मस्ट बी केप्ट। तो ये हल्का सा यू नीड टू बी अ बिट फ्लेक्सिबल इन सच क्वेश्चंस, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और समझना होगा। सर वी आर टॉट इंग्लिश हेयर, इसका एक्टिव क्या होगा बालिश, दैट विल डिपेंड ऑन द ऑप्शंस। अगर दिया हुआ है वी आर टॉट इंग्लिश हेयर, इसका एक्टिव क्या होगा, दैट विल डिपेंड ऑन द ऑप्शंस। यू कैन से अ टीचर टीचेस अस इंग्लिश हेयर, और इट कैन बी एनीथिंग, दे टीच अस इंग्लिश हेयर, he teaches us English here, और a teacher teaches us English here। सर जी से हिंदू ने सेकंड हेडलाइन पैसिव वॉइस में अप्रोक्सीमेटली लिखे रहते हैं, यस, जनरली न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज होती है दैट इज मोर टुवर्ड्स द पैसिव साइड। चलिए अब एक बार क्वेश्चंस वाला डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस वाले में दो तीन चीज बड़ा बहुत अलर्ट रहना होगा आपको क्वेश्चंस वाले में। इज इट पॉसिबल टू हैव वन एक्टिव हैव मोर देन वन पैसिव, एब्सोल्युटली बिल्कुल हो सकता है। वन एक्टिव मोर देन वन पैसिव, यस बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्वेश्चंस वाले में एक आपका
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो पैसिव की स्टार्टिंग भी हेल्पिंग वर्ब से होगी। प्लीज हेल्प मी, इसका पैसिव क्या होगा सर? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। साइकत, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ये क्वेश्चंस आपके दो तरह का क्या होते हैं, एक आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और दूसरा आपका डब्ल्यू एच फैमिली से। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो पैसिव की स्टार्टिंग भी हेल्पिंग वर्ब से होगी। अगर डब्ल्यू एच फैमिली से होता है, सेंटेंस एक्टिव है, उसका एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो पैसिव की स्टार्टिंग भी डब्ल्यू एच फैमिली से होगी। लेट मी बी हेल्प बाय यू भी हो सकता है सर, बिल्कुल। देखिए, लेट मी बी बाई हेल्प बाय यू भी हो सकता है, बट देयर इन दैट विल नॉट मेक एनी सेंस। रीजन बीइंग, हिमांशु, वो एक रिक्वेस्ट है और जहां रिक्वेस्ट की बात आ गई, यू आर रिक्वेस्टेड एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। अगर आपने कह दिया लेट मी बी हेल्प बाय यू, इसमें कहीं भी रिक्वेस्ट वाला फॉर्मेट नहीं है हिमांशु, तो वो गलत हो जाएगा। रिक्वेस्ट वाला फॉर्मेट उसमें कहीं भी नहीं है, दैट विल बी इनकरेक्ट, वो गलत हो जाएगा। चलिए एक ब्रेक लेते हैं। हाँ, एक ब्रेक के बाद मिलता हूँ। हाँ।
राइट। someone teaches us English here, the teacher teaches us English here। बालिश, अगर ऑप्शन में दोनों है, the teacher teaches us English here और है someone teaches us English here, तो उस केस में आप सेलेक्ट करेंगे the teacher teaches us English here। वो एक बेहतर ऑप्शन है बालिश, वो एक बेहतर ऑप्शन होगा। राइट। अब देखिए क्वेश्चंस वाले में हल्का सा आप लोगों ने क्वेश्चन का पैटर्न आप लोगों को पता है, केवल और केवल पैटर्न का ध्यान देना है। अगर मान लीजिए मुझे एक क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, एक होता है जब एक्टिव से पैसिव बनेंगे, नॉट की पोजीशनिंग, ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग कहाँ पे होनी चाहिए, कहाँ पे नहीं होनी चाहिए, एंड दैट इज वेरी क्रिटिकल। मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब एक वर्ड से बना है तो पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, विच इज फाइन। नॉट की पोजीशनिंग ऑब्जेक्ट के बाद भी जा सकती है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये नॉट की पोजीशनिंग, ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग, उसको लेकर कभी कभी क्वेश्चंस देता है, हालांकि प्री में कम देता है, मेंस में बहुत मैसिव लेवल पे देता है। इनकी पोजीशनिंग को फ्लक्चुएट करेगा, आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता होना चाहिए, जो हम लोगों ने टेंसेस में बहुत डिटेल में पढ़ा था, इसलिए बार बार मैं बोलता था ये ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, सब्जेक्ट कहाँ होगा। अगर क्वेश्चन बना रहे हो, हेल्पिंग वर्ब एक वर्ड से बना है, हेल्पिंग वर्ब लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो, जो नॉट की पोजीशनिंग है ऑब्जेक्ट के बाद भी जा सकता है, ऑब्जेक्ट से पहले लिखोगे तो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना, दोनों जगह नॉट की पोजीशनिंग जा सकती है। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? आप लोग सुन पा रहे हो कि नहीं? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं? यस और नो? ऑलराइट, थैंक यू, वेरी गुड। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ध्यान से सुनना है, यही चीज क्रिटिकल है। देखो प्री में मैंने बोला भले ही ना आए बट मेंस में आता है, बट प्री में भी क्या भरोसा, मान लो दे ही दे तो एटलीस्ट अलर्ट रहो। मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड से बनने लगा, हैज बीन और हैव बीन, तो पहले मैं हैज लिखूंगा, क्वेश्चन कैसे बनता है, हैज लिखूंगा, फिर मैं हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट बीन लिखूंगा, ऑब्जेक्ट हमेशा कहां आएगा, बीच में। फर्स्ट पार्ट लिखा, सेकंड पार्ट लिखा, ऑब्जेक्ट बीच में आएगा, नॉट की पोजीशनिंग ऑब्जेक्ट के बाद भी हो सकती है, उससे जस्ट पहले, उससे जस्ट पहले लिखोगे तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब तीन वर्ड से बनने लगे, विल हैव और शैल हैव चेंज होता है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो देखो विल लिखा, हैव लिखा, फिर आपने बीन लिखा, ऑब्जेक्ट हमेशा यहां पे होगा, जो फर्स्ट पार्ट होगा उसके एग्जैक्टली बाद, यहां मत लिखना, यहां मत लिखना। मैंने ऑब्जेक्ट लिखा, फर्स्ट पार्ट लिखा विल, हैव लिखा, बीन लिखा, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा यहां पे आएगा, यहां पे ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग नहीं हो सकती, यहां भी नहीं हो सकती, नॉट ऑब्जेक्ट के बाद भी जा सकता, उससे जस्ट पहले। यही सेम रूल 4-5 वर्ड में भी रहेगा। और सबसे पहले आप लिखोगे WH फैमिली। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब वाला एग्जांपल लेते हैं, फिर विल डिस्कस। बिल्कुल, प्री में भी आ रहे हैं बट इतना डिटेल में नहीं आता है नारुतो, इट इज नॉट दैट मच इन डिटेल बट देयर इन यस क्वेश्चंस प्री में भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं एक्टिव पैसिव के। मैं एक हेल्पिंग वर्ब वाला पहले लिखता हूं, बहुत बेसिक सा। पहले एक इजी सा देता हूं, फिर इसको हल्का सा क्रिटिकल बना देंगे। लिखा है डज ही नॉट हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन है स्टार्ट हुआ है हेल्पिंग वर्ब से, विच इज फाइन, हेल्पिंग वर्ब है ये आपका। हेल्प आपके मेन वर्ब हो गए, मेन वर्ब से पहले ही है तो ही किसका काम किया, एनीथिंग बिफोर द मेन वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब के बाद यू है तो यू क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब मैंने एक्टिव से पैसिव बनाना है तो मैंने लिखा डज ही नॉट हेल्प यू,
देखा मैंने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, हेल्प आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले ही तो ही हो गया सब्जेक्ट, मेन वर्ब के बाद यू तो यू हो गया ऑब्जेक्ट। जब इसका एक्टिव से पैसिव बनाऊंगा तो पैसिव में सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका यू है। स्टार्ट किससे हुआ है? हेल्पिंग वर्ब से। तो डू डस किस में चेंज होता है? इज एम आर। तो यू के हिसाब से क्या आएगा? इज एम आर। आर तो यू आर कि आर यू? मैं लिखूंगा आर यू, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पैसिव के स्टार्टिंग भी हेल्पिंग वर्ब से। तो आर यू, उसके बाद मैंने लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, सब्जेक्ट आपका ही है, बाय हिम, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। अब देखो, अगर मुझे नॉट की, यही ऑब्जेक्ट है, नॉट की पोजीशनिंग करनी है, नॉट की पोजीशनिंग देखिए कहां कहां हो सकती है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नॉट की पोजीशनिंग आपका ऑब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं। अगर यहां लिखोगे तो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना, आरंट यू हेल्प्ड बाय हिम, या आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, आर यू नॉट हेल्प्ड बाय हिम। बोथ आर करेक्ट, दोनों के दोनों सही। नॉट की पोजीशनिंग आप दोनों जगह रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्रिटिकल सा देखते हैं। बताइए, इसका पैसिव बनाइए। देखिए लिखा है, हैजंट ही नोन द मिनिस्टर्स, क्या उसने मिनिस्टर्स को नहीं जाना है? स्टार्ट किससे हुआ आपका? हेल्पिंग वर्ब, विच इज फाइन। नोन आपकी क्या हो गई? दिस इज योर मेन वर्ब। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब से पहले ही है तो ही क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। द मिनिस्टर्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने टेंस आइडेंटिफाई किया, व्हेन आई आइडेंटिफाई द टेंस मैंने देखा ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज हैव चेंज होता है हैज बीन और हैव बीन में। और पैसिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट ही डिसाइड करता है हेल्पिंग वर्ब। मैंने देखा ऑब्जेक्ट द मिनिस्टर्स है जो कि प्लूरल है, उसके हिसाब से हैव बीन आएगा क्योंकि प्लूरल है। अब हैव बीन हेल्पिंग वर्ब्स दो वर्ड से बना, हैव और आपका बीन, एंड दिस इज वेरी क्रिटिकल। देखो बहुत इजी है, हैव और बीन किसके हिसाब से? द मिनिस्टर्स। द मिनिस्टर्स की पोजीशनिंग हमेशा कहाँ होगी? इन दोनों के बीच में। मैंने लिख दिया द मिनिस्टर्स। अब हैव लिखा, बीन लिखा, द मिनिस्टर जो कि ऑब्जेक्ट था बीच में आया। नॉट की पोजीशनिंग दोनों जगह जा सकती है, द मिनिस्टर्स के बाद भी, इससे जस्ट पहले। इससे पहले लिखोगे तो हैवंट लिखोगे, या आप चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हैव द मिनिस्टर्स नॉट बीन नोन बाय हिम, और आपको पता है कि नोन के साथ पैसिव में एक फिक्स प्रपोजिशन क्या आती है? टू। वेरी गुड।
हैवंट द मिनिस्टर्स बीन नोन टू हिम, परफेक्ट, यस। नॉट की पोजीशनिंग आप दोनों जगह रख सकते थे, यहाँ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, केवल नॉट की पोजीशनिंग, ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग। नारुतो हैज रिटन नोन बाय हिम, देखिए नारुतो पैसिव में नोन के साथ एक फिक्स प्रपोजिशन टू आता है। प्लीज गो थ्रू द, मैंने सारे वर्ड्स लिखे हैं जो आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं इन द नोट्स। आई हैव मेंशन्ड एवरीथिंग विद एग्जांपल्स, कौन कौन से वर्ब्स हैं जिनके साथ एक फिक्स प्रपोजिशन का इस्तेमाल होता है। एक बार आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे, बाद में बिल्कुल भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। शुडंट राजा हैव इन्फॉर्म द पुलिस, मैंने देखा शुडंट एक मोडाल है, मोडाल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब। हाँ, मोडाल भी हेल्पिंग वर्ब है। इन्फॉर्म्ड आपकी मेन वर्ब हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब से पहले राजा है, राजा बिकम्स योर सब्जेक्ट, द पुलिस हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ केवल शुड है कि शुड हैव है, शुड हैव चेंज होगा, शुड हैव बीन तीन वर्ड से बना, मैंने शुडंट लिखा, हैव लिखा, बीन लिखा, तीन वर्ड से बना, वन टू थ्री। द पुलिस की पोजीशनिंग कहाँ पे होगी, जब भी तीन वर्ड से बनने लगे तो जो फर्स्ट पार्ट होगा उसके एग्जैक्टली बाद। अगर आप चाहते तो नॉट की पोजीशनिंग यहां भी रख सकते हो, द पुलिस के जस्ट बाद, शुडंट द पुलिस नॉट हैव बीन, उसके बाद इन्फॉर्म्ड बाय राजा, क्वेश्चन। Shouldn't the police have been, very good, yeah। अब आ जाते हैं डब्ल्यू एच फैमिली वाले पे। केवल और केवल ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग, नॉट कहां पे जाएगा, उन चीजों का। देखिए डब्ल्यू एच फैमिली वाले में दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। ये आपका हु, विच, व्हाट और हु, ये जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर सकते हैं, बहुत ध्यान से।
देखिए, डब्ल्यू एच फैमिली में ये वाला जो है हु, विच, वॉट और हुम, दिस इज क्रिटिकल। केवल ये समझना है। व्हेन, वेयर, हाउ और वाई एकदम इजी है, क्योंकि व्हेन इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, वेयर इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। हिमांशु विल कम टू दैट हु वाले में, अभी विल कम टू दैट। व्हेन, वेयर, हाउ और वाई इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, interrogative adverb of place, interrogative adverb of manner, why interrogative adverb of reason। ये सब adverbs होते हैं, इसलिए कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल पैटर्न फॉलो करते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होती है केवल हु, विच, वॉट और हुम में। क्यों? क्योंकि भले ही ये डब्ल्यू एच फैमिली के पार्ट हैं, इनके पास सब्जेक्ट की तरह एक्ट करने की कैपेसिटी होती है। जैसे हु हेल्प्स यू, who knows you, which person helps you, what bothers you, what troubles you, या whom did you know। ये भले ही डब्ल्यू एच फैमिली के पार्ट हैं, इनके पास सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करने की कैपेसिटी होती है। अभी देखिए, अभी कुछ एग्जांपल्स हैं और क्लियर हो जाएगा। इस वाले में थोड़ा आपको क्रिटिकल रहने की जरूरत है। एक बार ये समझ गए तो ये वाला तो एकदम इजी है, इसमें एकदम नॉर्मल तरीका फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विच के बारे में, फिर मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करता जाऊंगा। हिमांशु ने एक क्वेश्चन पूछा है, देखो हिमांशु भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले विच वाला पढ़ते हैं। केवल ये चार आपको ध्यान देना है, हु, विच, वॉट और हुम। एकदम इजी है, एक बार वो समझ गए बाकी चीजें एकदम आसान हो जाती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विच एज अ सब्जेक्ट। इफ आई से विच पर्सन हेल्प्स यू। अब देखिए, विच पर्सन हेल्प्स यू, विच पर्सन किसका काम किया? सब्जेक्ट। ये हो गया वर्ब, मेन वर्ब से पहले वाला तो विच, भले ही डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट है, इसके पास सब्जेक्ट की तरह एक्ट करने की कैपेसिटी है। और मेन वर्ब के बाद यू है तो यू हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब सेंटेंस आपका एक्टिव है, और हम लोगों को पता है जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, द मोमेंट यू ट्रांजिशन फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव, जैसे ही आप एक्टिव से पैसिव में ट्रांजिशन करते हो तो आप जानते हो कि सब्जेक्ट का क्या कर दिया जाता है। सब्जेक्ट का बाई सब्जेक्ट कर देते हैं। राम सब्जेक्ट होता तो बाई राम, ही होता तो बाई हिम। यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? डब्ल्यू एच फैमिली, जो कि नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं, ये डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट है। और रूल कहता है जब एक्टिव से पैसिव जाते हैं तो सब्जेक्ट का हम कर देते हैं बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का हो जाएगा बाई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है विच पर्सन, तो विच पर्सन का हो जाएगा बाई विच पर्सन। अब ये जो बाई सब्जेक्ट है ये लास्ट में नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि रूल ही कहता है किसी भी क्वेश्चन का पैटर्न होता है, अगर वो सेंटेंस एक क्वेश्चन है सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली आना चाहिए। तो जो सब्जेक्ट का हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं, बाई सब्जेक्ट करते हैं, बाई विच पर्सन करूंगा, ये बाई विच पर्सन केवल और केवल देखिए आपका बाई सब्जेक्ट है। ये केवल और केवल क्या है? बाई सब्जेक्ट। स्टार्टिंग में जो हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट का बाई सब्जेक्ट कर देते हैं, मैंने कर दिया बाई विच पर्सन। और क्योंकि ये नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है, डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट है, इसलिए इसको पूरा राइट है सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहने का। तो बाई विच पर्सन ये केवल और केवल बाई सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग में इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि रूल ही कहता है कोई भी सेंटेंस अगर क्वेश्चन होता है सबसे पहले हम डब्ल्यू एच फैमिली लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने डब्ल्यू एच फैमिली के तहत डिस्पाइट बीइंग अ पार्ट ऑफ बाई सब्जेक्ट, स्टार्टिंग में इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है, डब्ल्यू एच फैमिली का सब्जेक्ट है। तो बाई विच पर्सन स्टार्टिंग में लिखा, ये केवल और केवल डब्ल्यू एच फैमिली है। अब उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन का पैटर्न फॉलो करूंगा। पैटर्न क्या होता है? डब्ल्यू एच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो प्रेजेंट सिंपल है, डू डज होता है, चेंज होगा इज एम आर में। ऑब्जेक्ट यू है, यू के हिसाब से क्या आएगा? इज एम आर। तो ऑब्जेक्ट ही हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करता है, तो यू आर क्या आर यू, अगर आपने लिख दिया यू आर वो गलत हो जाएगा, आप लिखेंगे आर यू। उसके बाद लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प।
मैं फिर से रिपीट करता हूं, केवल एक समझ लीजिए, बाकी सब इजी होता जाएगा। लिखा है विच एज अ सब्जेक्ट। अगर विच एज अ सब्जेक्ट है, मैंने लिखा विच पर्सन हेल्प्स यू, मैंने देखा मेन वर्ब हेल्प्स है, तो विच पर्सन किसका काम किया, सब्जेक्ट का, ये हो गया ऑब्जेक्ट। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट का कर देते हैं बाई सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट है विच पर्सन, बाई विच पर्सन को मैं लास्ट में नहीं लिखूंगा क्योंकि जनरल कन्वेंशन के हिसाब से बाई विच पर्सन जाता लास्ट में है, विच इज फाइन, बट ये नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं, ये डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट है, तो डिस्पाइट बीइंग अ पार्ट ऑफ बाई सब्जेक्ट इसको लास्ट में ना लिख के हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, क्योंकि रूल ही कहता है कोई सेंटेंस अगर क्वेश्चन होगा सबसे पहले आपका डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट आएगा, विच इज फाइन। ये केवल और केवल बाई सब्जेक्ट था, स्टार्टिंग में इसलिए लिखा गया क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट था, विच इज फाइन। मैं आगे बढ़ता हूँ। डब्ल्यू एच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तो यू के हिसाब से बताइए क्या आएगा, इज एम आर। प्रेजेंट सिंपल है, डू डज, इज एम आर में चेंज होगा, यू आर नहीं लिखूंगा, यू आर लिखूंगा तो क्वेश्चन का पैटर्न ही फॉलो नहीं होगा। डब्ल्यू एच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तो यू के हिसाब से क्या आएगा, आर, फिर लिखा हेल्प। देखिए सही ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो तो इस preposition by को आप लास्ट में भी ट्रांसफर कर सकते हो, एंड द सेम स्टेटमेंट कैन बी रिटन लाइक which person are you helped by, even this is fine, ये भी आपका सही है, even this is fine। which person is complete subject, absolutely, which person पूरा complete subject है। देखिए ऑप्शंस में आपके क्या क्या दिया रहेगा, I'll just explain it to you। ऑप्शंस में देखिए दिया रहेगा, अगर लिखा रहेगा यू आर हेल्प्ड बाय विच पर्सन, ऑप्शंस में दिया रहेगा यू आर हेल्प्ड बाय विच पर्सन, इनकरेक्ट। दूसरा लिख देगा विच पर्सन, यहां सब कुछ सही लिखेगा, बाय विच पर्सन, फिर यहां कर देगा यू आर हेल्प्ड, वो गलत है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न आपने फॉलो नहीं किया, दैट विल बी इनकरेक्ट। तीसरा, दोनों के दोनों सही हैं, बाय विच पर्सन आर यू हेल्प्ड, अगर आप चाहें इस preposition बाय को लास्ट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, विच पर्सन आर यू हेल्प्ड बाय, इवन दिस इज करेक्ट। बाय विच आर यू हेल्प्ड पर्सन रिमूव, by which are you helped, even that is fine। taught you grammar का by whom, we taught you grammar का by whom, was grammar taught to you, by whom were you taught grammar, by whom were you taught grammar, हिमांशु by whom were you taught grammar, एक समझ लीजिए विच और हु एकदम इजी हो जाएगा, इट्स अ बिट क्रिटिकल, एक बार समझ गए तो उसके बाद यू विल नेवर हैव एनी चैलेंजेस व्हाटसोएवर, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस।
देखो, लिखा है विच मैगजीन हैजंट इंटरेस्टेड दी रीडर्स। पूरा दिमाग लगा देना है जितना पढ़ा है। हैजंट के बाद इंटरेस्टेड है, दिस इज योर मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। विच मैगजीन यहाँ किसका काम किया, दिस एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट क्योंकि मेन वर्ब से पहले है। हाँ, द रीडर्स आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट का बाई सब्जेक्ट कर देते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे सब्जेक्ट का जब बाई सब्जेक्ट करोगे तो यहाँ लिखोगे बाई विच मैगजीन। स्टार्टिंग में लिखा जाएगा कि लास्ट में, स्टार्टिंग में क्योंकि नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है क्या बेसिकली बाई सब्जेक्ट, क्योंकि पार्ट है डब्ल्यू एच फैमिली का, इसलिए स्टार्टिंग में लिखा जा रहा है। क्योंकि रूल ही कहता है कोई सेंटेंस अगर क्वेश्चन होगा, द फर्स्ट थिंग आई हैव इज अ डब्ल्यू एच फैमिली। आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर। फिर देखिए, हैजंट इंटरेस्टेड द रीडर्स, ऑब्जेक्ट क्या है, द रीडर्स। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज बीन, हैव बीन। द रीडर्स के हिसाब से ऑब्जेक्ट ही हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगा, द रीडर्स के हिसाब से हैव आएगा। मैंने हैव लिखा, बीन लिखा, एंड देन आई राइट द रीडर्स हियर। द रीडर्स आपका यहां लिखा, विच इज फाइन। द रीडर्स, नॉट की पोजिशनिंग कर रही है, दोनों जगह हो सकती है। आप चाहें तो इस द रीडर्स के पहले भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया, वन और टू। पोजिशनिंग का ध्यान रखना है, बाय विच मैगजीन हैवंट द रीडर्स बीन इंटरेस्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नाउ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर। Now we know interested takes a fixed preposition. Interested word, it takes a fixed preposition. It takes a fixed preposition. Now since it takes a fixed preposition, अगर मैं इसको कन्वेंशनल तरीके से लिखता तो लिखता कि दी रीडर्स हैव नॉट बीन इंटरेस्टेड बाय विच मैगजीन और इंटरेस्टेड इन विच मैगजीन। इट टेक्स अ फिक्स preposition इन। इंटरेस्टेड के साथ एक फिक्स preposition इन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहां पे बाई का इस्तेमाल ना होके क्या होगा, इन विच मैगजीन हैवंट द रीडर्स बीन इंटरेस्टेड, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्ड इंटरेस्टेड। एक बार आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको रटने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो लिखोगे इन विच मैगजीन हैवंट द रीडर्स बीन इंटरेस्टेड। अगर आप चाहें इस preposition इनको लास्ट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं और स्टेटमेंट हो जाएगा विच मैगजीन हैवंट द रीडर्स बीन इंटरेस्टेड इन। पोजिशनिंग का ध्यान रखना है, पोजिशनिंग का ध्यान रखना है बालेश। जब बाई बोल दिया तो यहां तो बाई हट के ही ना आएगा, बाई दो दो बार क्यों यूज करोगे, बाई preposition गलत हो जाएगा, बाई preposition विल बी इनकरेक्ट देयर। जो preposition बाई है वो यहां गलत है, यहां पे इन आएगा बिकॉज ऑफ दिस वर्ड इंटरेस्ट से। सर एकेडमी में टीचर दोनों करेक्ट बोलते थे सो डाउट था। नहीं नहीं हिमांशु, इनकरेक्ट है। हिमांशु ये कई बार मैं आ चुका हूं, कई बार कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर कौन सा सही और कौन सा गलत है। जो मैं प्लीज फॉलो, जो मैं बता रहा हूं प्लीज फॉलो दैट, जो मैं बता रहा हूं प्लीज गो बाय दैट, आपको कभी भी धोखा नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू हिमांशु, जो मैंने बताया गो बाय दैट, आप कभी भी फ्लंक नहीं करोगे। कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो कभी भी गलत नहीं होगा, जो मैं बता रहा हूं फॉलो दैट। अभिषेक, हिमांशु, डब्ल्यू एच फैमिली में ऑल टाइप ऑफ डब्ल्यू एच क्वेश्चन में बाई प्लस टैग आएगा सर। यस यस यस, सब में नहीं साइकिल, व्हेन वेयर और हाउ वाले में नहीं आएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शशिकांत ने भी लिखा है इवन दैट इज फाइन, वंडरफुल। आप लोग सीख गए। यहाँ पे देखिए विच एज ए सब्जेक्ट था, अभी हल्का सा ट्विस्ट करते हैं। एक समझ जाओ बाकी इजी है एकदम। आप देखो, पढ़ेंगे विच, विच एज एन ऑब्जेक्ट, बस यही क्रिटिकल है। एक बार ये समझ गए चीजें एकदम आसान हो गई। विच एज एन ऑब्जेक्ट, अब देखो, अगर विच सब्जेक्ट का काम कर सकता है तो ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। लिखा है गीता में, जो मार सकता है उसको मारा भी जा सकता है, ये गीता में लिखा हुआ है। ठीक है, कृष्णा ने कहा था
कृष्णा टू अर्जुन, अर्जुन एंड कृष्णा। कृष्णा टोल्ड अर्जुन, देखो जो कोई किसी को मार सकता है उसको मारा भी जा सकता है। कौन सुन रहा था इनकी बातों को? संजया। संजया वॉज द ट्रांसमीटर। संजया कौन था? ट्रांसमीटर था। ये इनकी बातों को सुन रहा था। और ये जो ट्रांसमीटर था किसको बता रहा था? धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र कौन थे? धृतराष्ट्र वहां जीपीएस कम्युनिकेशन के सैटेलाइट स्पॉन्डर थे, ये ट्रांसपॉन्डर थे। बहुत ध्यान से सुनना। बिल्कुल नारुतो, इफ वर्ब सेटिस्फाइड है तब विथ के साथ विच का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब सुनो, विच अगर सब्जेक्ट का काम कर सकता है तो वो ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। नारुतो हैड क्वेश्चन कि सेंटेंस में अगर सेटिस्फाइड दिया हो तो विथ आएगा। बिल्कुल सही, विथ ही आएगा। अब एक बार विच को एज एन ऑब्जेक्ट देखते हैं, बस एक पर समझना है, बाकी सब इजी है, एकदम इजी। देखो, विच पर्सन डू यू लाइक, विच पर्सन डू यू लाइक, क्वेश्चन मार्क। आप देखो, लाइक आपका मेन वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब। मेन वर्ब से पहले क्या है? यू। यू क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब से पहले यू हो गया ऑब्जेक्ट। ये तो हेल्पिंग वर्ब है। अब देखो, अब ये विच पर्सन सब्जेक्ट नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि जो मेन वर्ब से पहले है वही आपका सब्जेक्ट है। विच पर्सन डू यू लाइक, इसके पहले था अगर मैं ये बोल देता विच पर्सन लाइक्स यू, विच पर्सन लाइक्स यू, तब विच पर्सन सब्जेक्ट था। अब मैंने बोला विच पर्सन डू यू लाइक, तुम किसको पसंद करते हो? तो लाइक से पहले यू है, यू इज योर सब्जेक्ट, विच इज ये आपका मेन वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट हो गया। अब ये विच पर्सन सब्जेक्ट के रोल में नहीं है, ये सिंपली एक ऑब्जेक्ट है। और देखो किसका पार्ट है? डब्ल्यू एच फैमिली का। और पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही आता है पैसिव में। तो यहां मेरे को बाई विच पर्सन करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सब्जेक्ट की कैपेसिटी नहीं रखता है, ये खुद ही एक ऑब्जेक्ट है। तो एज इट इज लिखूंगा विच पर्सन, ऑब्जेक्ट है आपका, डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट ही, इसलिए स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट ही आता है। बाई विच पर्सन करने का जरूरत नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट है ही नहीं है, सब्जेक्ट यू है। विच पर्सन उसके हिसाब से बताओ, ऑब्जेक्ट की पहली डिमांड किसकी होती है? हेल्पिंग वर्ब की, तो हो जाएगा इज लाइक्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। हो गया सिंपल। इंडियन ट्रांसपॉन्डर नेविक बाय इसरो। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम्म। पहले से preposition दिया हुआ है तो बाद ही आएगा, अगर पहले से या तो टू ओनली preposition आएगा। ये पता लगाना मुश्किल है एग्जाम में, when which used as a subject। राइट राइट। अरे आएगी शुभम सिंह, तुम कहाँ परेशान हो टेलीग्राम चैनल के चक्कर में, पहले ये पढ़ो। हाँ, अब देखो, ये वाला क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो जरा लिखो एक,
एक समझना, एक समझ गया उसके बाद अब स्टार है। विच वाला हो गया। अब देखो व्हाट, व्हाट वाला। मैंने आपको बोला दिक्कत केवल किस में होगी, हु में, व्हाट में और विच में। बाकी सब इजी है, हु, व्हाट और विच। आप पढ़ते हैं व्हाट एज अ सब्जेक्ट। लिखा है व्हाट हेल्प्स द पुअर। देखिए ये आपका मेन वर्ब हुआ, उसके पहले व्हाट है, मेन वर्ब से पहले वाला ही क्या होता है, सब्जेक्ट। मेन वर्ब के बाद द पुअर है, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखो मेन वर्ब से पहले व्हाट है, किसका पार्ट है, सब्जेक्ट का, डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट है। सब्जेक्ट जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट का क्या करते हैं, बाई सब्जेक्ट। तो क्या मैं बाई व्हाट करूंगा, जब सब्जेक्ट का एक्टिव से पैसिव बनाऊंगा तो बाई सब्जेक्ट तो करूंगा, लेकिन क्या बाई सब्जेक्ट लास्ट में लिखा जाएगा कि स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में। क्यों, क्योंकि नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है, डब्ल्यू एच फैमिली का सब्जेक्ट है, तो है बाई सब्जेक्ट लेकिन रहेगा स्टार्टिंग में। तो क्या लिखूंगा, बाई व्हाट। ये केवल और केवल बाई सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग में इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट है। क्वेश्चन का पैटर्न मेंटेन करेंगे, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली है तो बाई सब्जेक्ट केवल। ऑब्जेक्ट ही हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगा। प्रेजेंट सिंपल है, द पुअर प्लूरल होता है, द पुअर मतलब ऑल पुअर पीपल। तो द पुअर आर या आर द पुअर, क्या लिखूंगा, आर द पुअर। ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसके हिसाब से क्या आया, आर द पुअर। उसके बाद क्या आएगा, हेल्प्ड। एट द एंड यू हैव अ क्वेश्चन मार्क। ना अब देखो, मैं चाहूं तो इस प्रेपोजिशन बाई को लास्ट में भी ट्रांसफर कर सकता हूं और वो भी सही है, और लिखूंगा व्हाट आर द पुअर हेल्प्ड और बाय क्वेश्चन मार्क। ये देखो ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट। और द पुअर हेल्प बाय, यार सर जी आप समझाएं और समझ में ना आए। विच का एक और एरर एग्जाम्पल करा दो अभी। बस रवि इसी पे बेस्ड है, रवि इसी पे बेस्ड है, रवि बागेल जस्ट पे अटेंशन, इसी पे बेस्ड है, परेशान मत हो। एक बार ये समझो, वो जो आप पूछ रहे हो ना विच वाला, अभी और क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड। लिखा है व्हाट हेल्प्स द पुअर, गरीबों की मदद क्या करता है। व्हाट भले ही डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट है, इसके पास सब्जेक्ट की तरह एक्ट करने की कैपेसिटी होती है। मेन वर्ब से पहले व्हाट हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट का हम बाई सब्जेक्ट करते हैं, और ये डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट है। बाई सब्जेक्ट लास्ट में तो लिखा नहीं जाएगा क्योंकि नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है, डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट है, तो मैंने लिखूंगा बाई व्हाट। डब्ल्यू एच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए या ऑब्जेक्ट आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो द पुअर के हिसाब से क्या आएगा, आर, तो हो जाएगा बाई व्हाट आर द पुअर हेल्प्ड। ये बाई एक preposition होता है, अगर आप चाहें तो इसको लास्ट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, बोथ आर करेक्ट। देखिए इसको ज्यादा फॉर्मल मानते हैं, जो बाई वॉट है इसको ज्यादा फॉर्मल माना जाता है। ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा बेहतर है, रादर देन पुटिंग द preposition एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अगर स्टार्टिंग में लिखा है तो इसको ज्यादा फॉर्मल माना जाता है, राइटिंग्स वगैरह में ये वाला है। बिल्कुल विच वाला ही कॉन्सेप्ट है, एकदम सही। सेम वही विच वाला कॉन्सेप्ट है, यहां मैंने वॉट रख दिया, सिंपल। एक और लिखिए। What hasn't satisfied the
the children. देखो, what hasn't satisfied the children? Satisfied मेन वर्ब हो गया, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। व्हाट किसका काम किया? सब्जेक्ट का, मेन वर्ब से पहले है सब्जेक्ट। द चिल्ड्रन आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब देखो, जब एक्टिव्स में पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट का हो जाता है बाई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट डब्ल्यू एच फैमिली है तो हो जाएगा बाई वॉट। अब लेकिन आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। बाई वॉट लिखा, ये केवल और केवल बाई सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग में लिखा जा रहा है बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ डब्ल्यू एच फैमिली एंड हेंस पुट एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। अब देखो, द चिल्ड्रन है, हैज हैव किस में चेंज होता है? हैज बीन और हैव बीन। द चिल्ड्रन के हिसाब से क्या आएगा? हैव बीन। तो मैंने हैव लिखा फर्स्ट पार्ट, बीन लिखा सेकंड पार्ट। द चिल्ड्रन हमेशा कहाँ आएगा? बीच में। नॉट की पोजीशनिंग कहाँ पे जाएगी? नॉट की पोजीशनिंग यहाँ भी जा सकती है और यहाँ भी। मान लीजिए मैंने यहाँ रख दिया, तो लिखा बाय व्हाट हैवन द चिल्ड्रन बीन सेटिस्फाइड। नाउ टेल मी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर। हियर एंड इफ यू रिमेंबर द वर्ड सेटिस्फाइड विच इज थर्ड फॉर्म, अगर मैं इसको कन्वेंशनल तरीके से लिखता, ट्रेडिशनल तरीके से लिखता, तो लिखता द चिल्ड्रन हैवंट बीन सेटिस्फाइड बाई वॉट और विथ वॉट। सेटिस्फाइड टेक्स अ फिक्स preposition with, यहाँ बाई की जगह क्या होगा? विथ होगा। विद वॉट हैवन द चिल्ड्रन बीन सेटिस्फाइड, अगर आप चाहें इस विथ को लास्ट में भी रख सकते हैं। साइकत, द चिल्ड्रन प्लूरल होता है ना, द चिल्ड्रन के हिसाब से क्या आना चाहिए? हैवेंट। या, वेरी गुड। क्लियर है कि नहीं? हम्म? आप देखो, वॉट अगर सब्जेक्ट का काम कर सकता है तो ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। वॉट एज एन ऑब्जेक्ट। रवि बाघेल आप पूछ रहे थे ना, देखिए वही वॉट और विच वाला सेम है। वॉट एज एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल, वॉट डजंट ही हेट क्वेश्चन मार्क। वॉट डजंट ही हेट क्वेश्चन मार्क, दिस इज योर मेन वर्ब। अब यहाँ मेन वर्ब से पहले ही है, ही हो गया सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट की कैपेसिटी में नहीं है, अब ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैं बाई वॉट नहीं करूंगा क्योंकि मेन वर्ब से पहले ही था, ही हो गया सब्जेक्ट, अब ये बन गया ऑब्जेक्ट। व्हाट डजंट ही हेट, वो क्या नफरत नहीं करता है। जब एक्टिव से पैसिव बनाऊंगा, द फर्स्ट थिंग वी हैव इज डब्ल्यू एच फैमिली, एज इट इज लिखा व्हाट। देखिए व्हाट लिखा, ठीक है। व्हाट के हिसाब से क्या आना चाहिए? इज एम आर, यही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ही हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करता है, तो हो जाएगा व्हाट इज नॉट hated by, yeah, okay, that's it, simple. बस आप लोग समझ रहे हैं, बेहतरीन समझ रहे हैं।
एडमिन प्लीज हेल्प मी, वीडियो नहीं चल रहा है। 941। सब लोग शिवम तिवारी का नंबर लिखो, सब लोग नंबर लिखो शिवम तिवारी का। यह 9415344506। कह रहा है एडमिन प्लीज हेल्प, वीडियो नहीं चल रहा है, शिवम तिवारी। सब लोग नंबर लिखें और सब लोग डेली एक इनको एक मैसेज करें। नंबर नोट करें कृपया शिवम तिवारी का, 9415344506। क्लियर है कि नहीं? हम्म। पीएम की वी वाई, सर उसका कभी वीडियो नहीं चलता है। पीएम के वी वाई का नेट यूज कर रहा है। पीएम के वी वाई ये क्या है? पीएम के वी वाई, पीएम के वाई का प्रधानमंत्री के वाई का नेट यूज कर रहा है। शिवम तिवारी अब मदद मांगते हुए, प्लीज एडमिन हेल्प मी, काफी सीरियस मदद मांग रहे हैं। अब देखो यही वाला क्रिटिकल पार्ट है। टन, 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 टन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अच्छा। अरे शिवम तिवारी भाई, अच्छा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, इसलिए इनका नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है। अभी भी शिवम तिवारी आपको दिक्कत हो रही है? हाँ। देखिए, हु वाले केस में लिखा है, अगर हु है तो चेंज हो जाएगा बाई हुम में। हु है तो बाई हुम में, हुम दिया है तो चेंज हो जाता है हुम में। हु रहेगा तो बाई हुम में। बाई एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के कारण ऑब्जेक्टिव केस। अगर हुम दिया है तो ये चेंज हो जाएगा हु में। समझिएगा, ये है थोड़ा सा, दिस इज अ बिट डिफरेंट। अगर मैंने कहा हु सपोर्ट्स यू, क्वेश्चन मार्क। देखिए ये आपका मेन वर्ब हो गया, सपोर्ट्स। मेन वर्ब से पहले हु है, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। जब एक्टिव से पैसिव बनाऊंगा तो सब्जेक्ट का मैं क्या कर दूंगा, बाई सब्जेक्ट। तो देखो, बाई हु स्टार्टिंग में ही लिखूंगा, क्योंकि नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है, डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट है। सब्जेक्ट का बाई सब्जेक्ट कर दिया, स्टार्टिंग में इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ डब्ल्यू एच फैमिली। इट्स अ पार्ट ऑफ डब्ल्यू एच फैमिली। ठीक है। अब बताओ, डब्ल्यू एच फैमिली के बाद यू आएगा कि आर यू आएगा? अगर मैं लिखूंगा यू आर तो क्वेश्चन का पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे, लिखूंगा आर यू। यू के हिसाब से क्या आएगा, आर यू, फिर उसके बाद सपोर्टेड, एंड एट द एंड यू हैव अ क्वेश्चन मार्क। बाय whom आर यू सपोर्टेड, क्वेश्चन मार्क। देखिए ये सही है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पे बाई एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के कारण आपने ऑब्जेक्टिव केस लिखा। अगर इस वाले केस में ये प्रेपोजिशन अगर बाय लास्ट में ट्रांसफर होगा तो ये वापस अपने सब्जेक्टिव केस में आ जाता है। सेम स्टेटमेंट अगर ये प्रेपोजिशन बाई आप लास्ट में ट्रांसफर करोगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस मेंटेन नहीं रह जाता।
ये भी बिल्कुल सही है। अगर मैं चाहूँ इस प्रपोजिशन को लास्ट में ट्रांसफर करना, तो देखिए इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं और लिखूंगा हु आर यू सपोर्टेड बाय एंड एट द एंड यू हैव अ क्वेश्चन मार्क। देखिए ये प्रपोजिशन अगर लास्ट में ट्रांसफर करोगे, यहाँ पे हुम नहीं रह जाएगा, ये वापस किस में चेंज हो जाएगा, हु में। और सही दोनों है, ये भी सही है, ये भी सही। बस इतना ध्यान देना है, इफ द मोमेंट यू ट्रांसफर दिस प्रपोजिशन एट द एंड, इसका ऑब्जेक्टिव केस मेंटेन नहीं रहता, यहाँ पे हु आ जाता है। हु आर यू सपोर्टेड बाय, ये भी सही है, ये भी सही। नहीं शशिकांत, अगर आपने लिखा यू आर सपोर्टेड बाई हुम, वो गलत है। यू आर सपोर्टेड बाई हुम गलत हो जाएगा, रीजन बीइंग क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न तो कहता ही नहीं है कि जो बाई हुम होता है वो हमेशा स्टार्टिंग में आना चाहिए, बाई हुम लास्ट में नहीं जा सकता। अगर लास्ट में आप लिखेंगे दैट इज इनकरेक्ट, लास्ट में लिखोगे वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सर जी कोई एडमिन नहीं है मेरे भाई, एक बार रिफ्रेश करो, एक बार रिफ्रेश करो। बालिश राणा, इन लास्ट सेंटेंस वाई वी यूज इज, क्योंकि देखो व्हाट को एज, जब हम व्हाट को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं तो उसको सिंगुलर ही मानते हैं, इसलिए व्हाट को है ना ऑब्जेक्ट ट्रीट करोगे तो सिंगुलर ही मानोगे बालिश, इसलिए व्हाट के साथ इज आएगा। अरे शिवम तिवारी एक बार इसको रिफ्रेश कर, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो फिर वीडियो चलेगी। एक और लिखिए हु वाला। व्हाट वाला रिपीट कर दो, नारुतो व्हाट वाला रिपीट कर दो। अगर व्हाट को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, व्हाट एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है सर, हाँ और क्या, इसके पहले क्वेश्चन हम लोगों ने किया तो था इसके पहले व्हाट वाला एज एन ऑब्जेक्ट। एक बार बस ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे नहीं, ये व्हाट वाला देखो, व्हाट डज ही ईट, क्वेश्चन मार्क, ध्यान से देखो, व्हाट डज ही, मेन वर्ब क्या है, ईट है, मेन वर्ब से पहले ही क्या है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब से जो पहले ही यही सब्जेक्ट है, अब ये व्हाट सब्जेक्ट नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। जब पैसिव बनाऊंगा तो देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही लिखा जाता है, डब्ल्यू एच फैमिली है, बाई सब्जेक्ट तो करूंगा नहीं, बाई वॉट करूंगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट का काम यहाँ कौन कर रहा है, ही। अब यहाँ वॉट सब्जेक्ट के रोल में है, ऑब्जेक्ट के रोल में है, तो लिखा वॉट, प्रेजेंट सिंपल है ना, इज ईटन बाय हिम, क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहे थे। यहाँ एज एन ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ ये देखिए, हु हैजंट नोन रांचो, रांचो आपका, ये आपका मेन वर्ब हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, इसके पहले हु क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का क्या कर देते हैं, बाई सब्जेक्ट, तो क्या लिखूंगा, बाई हुम। अब देखो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, ऑब्जेक्ट ही हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट है ना ये, तो बाई सब्जेक्ट कर दिया। स्टार्टिंग में इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट है, तो रांचो के हिसाब से हैज हैव क्या आएगा, हैजंट, हैज बीन, हैज लिखा,
बीन लिखा, रांचो कहाँ आया, बीच में। नॉट की पोजीशनिंग दोनों जगह जा सकती है, यहाँ भी मान लीजिए यहाँ लिख देता हूँ। फिर उसके बाद क्या आएगा, नो, क्वेश्चन मार्क। लेकिन नोन के साथ एक फिक्स प्रपोजिशन क्या आती है, बाई ना आके क्या आएगा, टू। यहाँ पे आएगा टू whom हैज रांचो नॉट बीन नोन। अगर मैं चाहता हूँ इस प्रपोजिशन टू को लास्ट में ट्रांसफर करना, तो ध्यान देना यहाँ पे whom नहीं रह जाएगा, हो जाएगा who हैज रांचो नॉट बीन known to, even this is fine. अरे शिवम क्या नहीं चल रहा है? शिवम क्या नहीं चल रहा है ये बता, क्या नहीं चल रहा है? रश्मि यहाँ पे नोन है ना, नोन के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या आती है, टू आती है, तो क्या हो जाएगा, टू whom। शिवम तिवारी क्या नहीं चल रहा है, पहले बता क्या नहीं चल रहा है। मेरे भाई तू मैसेज किया जा रहा है, प्लीज हेल्प प्लीज हेल्प। कहाँ है, मतलब पेड़ पे बैठा है, गाड़ी के नीचे आ गए हो, वीडियो नहीं चल रही है, क्या नहीं चल रहा है बता। एसओएस कॉल। पैनिक बटन दबा दिया है। मेरे भाई अब दिक्कत भी नहीं बता रहे क्या हो गया इनको। वो चाहता है कि टेक्निकल टीम उसे कॉल करे और उसकी हेल्प करे, भाटी सर ने ऐसा करने को कहा है। अच्छा, अरे काफी नहीं नहीं, देखिए ये हमारा देश का ही हिस्सा है। क्लास रुक रुक कर 2-2 सेकंड पर चल रही है, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा। तो एक शिवम, कहाँ नून नेटवर्क एरिया में बैठता है, बैठता कहाँ पे पहले ये बता। बाय व्हाट आर द पुअर हेल्प्ड, ठीक है। में आर पुअर की वजह से, या व्हाट की, पुअर की वजह से ना, तो पुअर की वजह से। अगर आपने कह दिया व्हाट हेल्प्स द पुअर, व्हाट हेल्प्स द पुअर, अगर आपने ये कह दिया व्हाट हेल्प्स द पुअर, देखो व्हाट हेल्प्स द पुअर, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, ये आपका मेन वर्ब हुआ, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो केवल और केवल बाई सब्जेक्ट है, तो लिखूंगा बाई व्हाट। बाई सब्जेक्ट तो जाता लास्ट में है एक्टिव पैसिव में, स्टार्टिंग में इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली का। बट ये जो आर द पुअर है ना, ये जो आर है द पुअर के हिसाब से आएगा, ऑब्जेक्ट डिसाइड करता है हेल्पिंग वर्ब, द पुअर के हिसाब से ना, तो इट इज अकॉर्डिंग टू द पुअर। राइट, अगर ये आप समझ गए तो सबसे क्रिटिकल चीज आप लोग समझ चुके हैं। बाकी व्हेन में, वेयर में, हाउ में, वाई में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए एक और लिख लो हुम वाला, जियो नेटवर्क यूज फैजाबाद अयोध्या। मेरे भाई तू, हु एज एन ऑब्जेक्ट दे दीजिए, हाँ देखो whom has he invited, देखो whom has he invited, ये आपका मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब से पहले ही है तो ही होगा क्या, सब्जेक्ट। अब ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट।
ठीक है, ये बन गया ऑब्जेक्ट। whom हैज ही इनवाइटेड, मेन वर्ब से पहले है तो ये सब्जेक्ट है। अब देखो जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हु का बाई whom, और whom का हो जाएगा हु, तो हो जाएगा हु का है बाई whom चेंज हो जाता है हु में, ठीक उल्टा होता है ना, हु बाई whom है तो हु में। तो हु हैज बीन इनवाइटेड बाय क्वेश्चन मार्क। हम्म। अब बाकी एक व्हेन वेयर वाई और whom वाला देख लीजिए। व्हेन वेयर वाई whom एकदम इनवाइटेड बाई, अर्पिता बाई, यही एक्टिव पैसिव थोड़ा सा है वो चलेगा। बालिश एब्सोल्युटली करेक्ट, हु व्हाट अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं तो उनको सिंगुलर माना जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सिंगुलर माना जाएगा। हाँ, एक व्हेन वाला देखिए, व्हेन वाला वेयर, हाउ और वाई एकदम नॉर्मल तरीके से, ये सब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम ही नहीं करते, नॉर्मल स्ट्रक्चर रहेगा। इन सब में आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ उसी पे सारा बेस्ड है। जैसे वेयर वर द चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग क्रिकेट, देन यू हैव क्वेश्चन मार्क। देखो, वेयर हो चाहे कुछ भी हो, वेयर हो, व्हेन हो, हाउ हो या वाई हो, कोई भी हो इनमें से, ये सब एडवर्ब्स होते हैं। देखिए वर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, प्लेइंग आपकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब से द चिल्ड्रन पहले सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। एकदम नॉर्मल तरीके से, कोई चेंज नहीं करना है, नॉर्मल पैटर्न, कोई भी इनमें से हो, इनमें ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम ही नहीं करते हैं क्योंकि एडवर्ब्स होते हैं। तो मैंने लिख लिया वेयर लिखा, फिर लिखा क्रिकेट के हिसाब से, देखो वॉज वर्ब किसमें चेंज होगा, वॉज बीइंग वर्ब बीइंग, तो क्रिकेट के हिसाब से वॉज लिखा, बीइंग लिखा, क्रिकेट कहाँ आया बीच में, वन और टू, नॉट की पोजीशन यहाँ भी हो सकती है, वेयर वॉजन क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन। ठीक है, हो गया सिंपल। हाँ, वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक, अगर ये आप समझ गए तो आपको जन्नत नसीब है नेहा, क्लोज टू गॉड। एक दो लोग मुझे आज दिखे नहीं, जो लोग मेन परेशान करते हैं, तीन चार लोग आज दिखे नहीं। एक एक मेन परेशान करने वालों में कुछ लोग नहीं दिखे आज।
All right, ladies and gentlemen, we call it a day now. Thank you so much. And in fact, I was not feeling well, so I was suffering from viral. Yeah. uh, बिल्कुल बिल्कुल शुभम PQRS भी होगा, टेंशन मत लीजिए। इसके बाद एक्टिव पैसिव नरेशन, नरेशन के बाद PQRS करा दूंगा। ठीक है। उनका ब्रांड एम्बेसडर तो है सर। नहीं, अभी शिवम, अभी तिवारी गुस्से में है। शिवम तिवारी अभी उसका नेटवर्क इशू चल रहा है काफ़ी। ये मामला सरकार से भी उठाना पड़ेगा, सरकार के साथ ये मामला उठाना पड़ेगा, क्योंकि मामला जियो का है। इनफैक्ट अंबानी से भी बात करनी होगी। शिवम तिवारी अब वैसे ही चीज़ों को बहुत सीरियसली ले रहा है। और क्योंकि भारत के योगदान में इनका अपना बहुत बड़ा हाथ रहेगा, भारत के योगदान में शिवम तिवारी जी का, क्योंकि भारत के युवा इंजीनियर हैं। और इस धरोहर पे अगर इन्होंने जन्म लिया है तो कुछ न कुछ तो करेंगे ही। चलिए, ऑल राइट, थैंक यू सो मच, एंजॉय योरसेल्व्स एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।